आप खुद को किसी ऐसे शख्स की जगह रख कर देखें कि जिसने लिफ्ट मांगी हो और लिफ्ट मांगने के बाद उसको ये पता चला हो कि उसने जिससे लिफ्ट मांगी है और जिसके साथ वो सफ़र कर रहा है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो कोई ऐसी चीज़ है जो कि उसके खून की प्यासी है और उसको लम्हे भर में भी मार सकती है, लेकिन वो उसको डरा कर उसके डर को महसूस करके मज़ा ले रही है। बेशक उसका इरादा मारने का ही है, लेकिन वो उसको तड़पा तड़पा कर मारना चाहती है। यकीनन आप अगर ऐसे शख्स की जगह होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके जिस्म में से रूह पहले ही निकल जाएगी इसी डर के मारे। आज की स्टोरी ऐसे ही एक शख्स पे है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबको बताता चलूं कि मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज, किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं। आपको भी ऐसे किस्से कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या आप ऐसी कोई स्केरी हॉरर स्टोरी बनाकर मुझे सेंड कर सकते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा, और ईमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी भी मौजूद है, जहाँ मुनासिब लगता है शेयर करें। तो चलिए आज की इस खूनख्वार स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, मेरा नाम अदनान है और मैं आपकी स्टोरीज़ तकरीबन 3 माह से सुन रहा हूँ। मुझे आपकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए मेरे साथ हुआ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसको अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। ये वाक़या मेरे साथ तकरीबन 1.5 साल पहले रोनुमा हुआ था। मैं ओकाड़ा का रहने वाला हूँ और फैसलाबाद में काम किया करता था, इसलिए घर वापस आने की गर्ज से मेरे ओकाड़ा के चक्कर लगते रहते थे, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा सफ़र किया करता था। ओकाड़ा में भी हमारा गांव काफ़ी पीछे था, इसलिए मुझे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था। बेशक हमारे गांव के बिल्कुल सामने से मोटरवे का एक रूट गुजरा करता था और वहाँ से घर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन ये मैं क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ कि ओकाड़ा से वो गांव काफ़ी ज़्यादा दूर था, इसीलिए मेरे महीने में 2 से 3 चक्कर घर के लगा करते थे। इसी तरह की एक रात मैं अपने घर की तरफ सफ़र कर रहा था। मैं बाय बस ट्रैवल कर रहा था और गाड़ी जहाँ पर स्टे करती है, जो कि रेस्ट एरियाज बने हुए होते हैं, तो जैसे ही गाड़ी वहाँ आकर रुकी तो मैं वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम से होने के बाद मैं कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए वहाँ की एक कैंटीन के अंदर चला गया और वहाँ पर मैच लगा हुआ था, तो उसको देखते देखते मैं उसमें इतना खो गया कि मुझे अनाउंसमेंट और जो बार बार गाड़ी के बंदे मुझे बुला रहे थे, मुझे उनका पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं मैच में ही इतना मगन था। इसीलिए ड्राइवर ने भी गुस्से में आकर गाड़ी चला दी थी और इस बात का मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। बेशक मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कोई मुझे बुला रहा है या गाड़ी की अनाउंसमेंट हो रही है निकलने के लिए, क्योंकि मैं मैच में इतना ज़्यादा खो गया था। मुझे क्रिकेट मैच का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। थोड़ी देर के लिए जैसे ही मेरे ज़हन में एक ख्याल आया कि मुझे इधर खड़े हुए काफ़ी देर हो गई है और बाहर गाड़ी पर मेरा इंतज़ार हो रहा होगा, मैं जल्दी से अपना सामान उठाकर उस कैंटीन से बाहर की तरफ भागा। लेकिन देखता क्या हूँ कि वहाँ पर मेरे शहर को जाने वाली कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी, जिससे ये मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वो लोग निकल चुके हैं और अब यहाँ से तो कोई गाड़ी भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं बीचों बीच मोटरवे के ऊपर खड़ा हुआ था। अब मैं इधर उधर देखने लगा, कहीं से कोई मदद मिले या कहीं से कोई लिफ्ट दे, लेकिन अपनी गाड़ी में कौन ही लिफ्ट देगा। डरते हुए कोई आजकल के ज़माने में लिफ्ट भी नहीं देता कि कहीं कोई हादसा न रोनुमा हो जाए। बिल्कुल बेआस होकर मैं मोटरवे के रूट की तरफ जाने लगा कि हो सकता है यहीं से कोई मुझे लिफ्ट दे दे। इतनी देर में मेरी नज़र पड़ी कि बिल्कुल कैंटीन के पीछे से जो रास्ता निकलता है, वहाँ से एक ट्रक रोड की तरफ जा रहा था, मतलब मोटरवे की तरफ जा रहा था, और वो उसी रूट की तरफ जा रहा था कि जो कि मेरे गांव की तरफ जाता है।
मेरे गांव की तरफ अभी भी तकरीबन 2 से 3 घंटे का सफ़र रहता था, वो भी सिर्फ मोटरवे पे, और उससे आगे भी तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता था। लेकिन गाड़ी पर तो मुझे सिर्फ 2 ही घंटे लगने थे, जो कि मोटरवे पर सफ़र तय होना था। मैं जल्दी से उस ट्रक के आगे गया और हाथ हिलाने लगा, लेकिन मुझे उसकी लाइट्स की वजह से अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि अंदर कौन कौन है। तो मैं ड्राइवर डोर के पास जाकर खड़ा हुआ। उनके विंडोज़ भी ऊपर थी क्योंकि वो सर्दियों की रात थी और रात के तकरीबन 9 बज चुके थे और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा शदीद पड़ रही थी और फोग भी थी, इतनी नहीं थी लेकिन थी। तो मैं गाड़ी के बाहर से ही खड़ा होकर उस ड्राइवर को ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? मेरी गाड़ी मुझसे मिस हो गई है और मेरे पास अभी कोई चारा नहीं है यहाँ से घर तक जाने का, और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे लिफ्ट दे दें। आप उसी तरफ को जा रहे हैं कि जिस तरफ को मेरा गांव है। तो ड्राइवर विंडो थोड़ी सी नीचे हुई, मुझे अभी भी नज़र नहीं आ रहा था अंदर, और बस अंदर से एक ही आवाज़ आई, आगे पहले ही 2 लोग बैठे हुए हैं और एक और बंदा बिठाने की ज़रा भी जगह नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही मजबूरी है तो तुम्हारे लिए इतना कर सकते हैं कि तुम ट्रक के बैक में जाकर बैठ जाओ। पीछे कोई सामान नहीं है, ट्रक खाली ही है। अगर बैठ सकते हो तो ठीक है। तो मैंने उसको हाँ में जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, कम से कम घर पहुंचूंगा तो सही, वैसे भी सफ़र अब कितना ही रह गया है। जहन में सोचते हुए मैंने हाँ कर दी और पीछे जाकर ट्रक के अंदर बैठ गया, और जो पीछे कपड़ा नीचे हुआ था जिसको तरपाल कहते हैं, उसको नीचे गिरा दिया। बेशक पीछे सर्दी थी लेकिन इतनी भी नहीं थी क्योंकि वो कपड़ा पीछे से नीचे किया गया था। मैं बिल्कुल कोने में बैठा हुआ था, घुटनों को सीने के साथ लगाकर, बिल्कुल हाथों को अपनी टांगों में डालकर, जिसकी वजह से सर्दी कम लगे। बेशक खाने पीने का सामान मेरे पास था, लेकिन इस सर्दी में और उस हालात में ज़रा भी कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा था। और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे पूरे ट्रक में से बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखा तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसकी वजह से वो स्मेल आ रही हो, लेकिन वो स्मेल इतनी ज़्यादा शदीद थी कि वहाँ पर अब बैठना भी मुहाल हो रहा था। जैसे ही सांस अंदर की तरफ लेता था तो इतनी अजीब सी स्मेल की लहर मेरे नाक के ज़रिए अंदर जा रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता उससे मुझे कितनी उलझन और कितनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। मैं अपनी जैकेट के अंदर अपना मुंह डालकर नीचे की तरफ देखता हुआ सांस ले रहा था। उस स्मेल की शिद्दत थोड़ी कम हो रही थी। मुझे थोड़ी हैरानी भी हो रही थी कि कुछ देर पहले तक तो इस ट्रक में से कोई स्मेल नहीं आ रही थी, अचानक से ये स्मेल कहाँ से आने लगी। अब मैं ऐसे बैठा अपनी जैकेट के अंदर मुंह डालकर बस यही दुआ कर रहा था कि जल्दी से सफ़र गुजर जाए और मैं इस ट्रक से उतर जाऊं, क्योंकि मुझे स्मेल को तो बर्दाश्त करना ही है। खैर मैं ट्रक से उतर के आखिर जाऊंगा ही कहाँ, इसीलिए मुझे अपने गांव के रूट तक तो इस पर जाना ही पड़ेगा। अभी ये बातें सोच ही रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ट्रक बिल्कुल रुक चुका है। पहले भी काफ़ी कम ही स्पीड में चल रहा था और अब तो बिल्कुल ही रुक चुका है। मैंने समझा हो सकता है कि जो उस ड्राइवर के साथ बंदा बैठा हो उसने यहाँ कहीं उतरना हो, या कुछ पानी शानी पीना हो, या कोई वॉशरूम वगैरह आया हो जिसके लिए ड्राइवर उतरा हो। खैर मैं अपने ख्यालों में खो गया और मोबाइल चलाने लगा। मोबाइल चलाते चलाते मुझे 5 से 10 मिनट हो चुके थे और अब मेरा तजस्सुस काफ़ी बढ़ने लगा था, क्योंकि ट्रक अभी तक रुका हुआ था और चल ही नहीं रहा था। और अब तो ऐसा मालूम हो रहा था कि ट्रक का इंजन भी ऑफ हो चुका है। मैंने अपने मोबाइल को अपनी जेब में डाला, ट्रक का कपड़ा हटाते हुए नीचे उतरा तो ट्रक बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ था। वो रास्ता गांव की तरफ जा रहा था और बिल्कुल नैरो रोड था, मतलब 2 लेन रोड था और बीच में कोई पार्टीशन भी नहीं थी। लेकिन वहाँ से कोई भी गाड़ी गुजर नहीं रही थी, क्योंकि रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और उस गांव की तरफ से आना जाना इतनी रात को कौन ही करेगा। तो मैं ट्रक के पीछे से ही आवाज़ें देता हुआ ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ने लगा। मैं कहने लगा,
भाई क्या हुआ है, ट्रक में सब ठीक है? ट्रक क्यों रोका है? कोई मसला है? लेकिन आगे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं आगे बढ़ता जा रहा था। मैं जैसे ही ड्राइवर डोर के पास पहुंचा तो उसके शीशे अभी भी ऊपर थे और वो टिंटेड ब्लैक ग्लास थे, जिसकी वजह से कुछ अंदर नज़र नहीं आ रहा था। मैं ड्राइवर डोर के ऊपर हाथ मारते हुए कहने लगा, अंदर सब ठीक है? ट्रक क्यों रोका है? लेकिन उसके बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सड़क के दोनों तरफ दरख्त थे, बिल्कुल सुनसान रोड था और हल्की हल्की फोग में जो वो ट्रक की येलो लाइट्स बिखर रही थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा कर रही थी, क्योंकि मैं उस रोड पर बिल्कुल तन्हा खड़ा हुआ था और ट्रक के अंदर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था कि अंदर कोई है या नहीं है। तो मैंने ट्रक के फुट रेस्ट वाली जगह पर पाँव रखते हुए ऊपर खड़ा हुआ और जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खोला तो अंदर देखता क्या हूँ कि ड्राइवर सीट पर तो कोई भी नहीं है और ड्राइवर सीट के साथ वाली भी जो सीट है जिस पर ड्राइवर के मुताबिक कोई और बंदा बैठा हुआ था, उस पूरी सीट पर भी खून लगा हुआ था, जैसे कि उस पूरी सीट को किसी ने खून से धो डाला हो। ये नज़ारा देखने के बाद मेरी तो जान हलक में आ गई थी। ना ही मेरा सांस आ रहा था ना ही जा रहा था। मैं वहाँ पर बिल्कुल साकिन हो चुका था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये मैं क्या देख रहा हूँ और ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो बस घर की तरफ ही जा रहा था। ये मेरे साथ सब कुछ क्या होने लगा। मैं जल्दी से ट्रक का दरवाज़ा बंद करके नीचे उतरा और रोड की तरफ भागने लगा। बस मदद मदद चिल्लाता हुआ इधर उधर देखने लगा। जब रोड में से कोई चीज़ ना मिली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जो रोड के साइडों पर दरख्त मौजूद है उनके अंदर से झोंपड़ी में से कोई रोशनी चमक रही है। मतलब कि ऐसा मालूम हो रहा था कि अंदर कोई झोंपड़ी है और इधर किसी इंसान की रहाइश है। तो मैं बगैर कुछ सोचते समझते उसी तरफ भागने लगा। हालांकि मैं उस रोड से पहले भी कई दफ़ा गुजर चुका था, लेकिन ऐसे कोई झोंपड़ी वगैरह नहीं देखी थी। लेकिन मेरा दिमाग तो उस टाइम काम ही नहीं कर रहा था। मुझे यही लगा कि यहाँ पर कोई इंसान हो सकता है, मैं उससे मदद मांगता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने ड्राइवर और उसके साथ बैठे हुए बंदे दोनों को मार डाला है। जैसे ही मैं झोंपड़ी की तरफ गया तो वहाँ पर एक झोंपड़ी वाकई में मौजूद थी और मैं बगैर कुछ सोचते समझते हुए उसके अंदर चला गया। अंदर जाकर कुछ बोलने से पहले ही मेरी बोलती वहीं पर रुक गई। मैंने ये देखा कि एक अच्छी खासी जिसामत का आदमी बैठा हुआ, जिसका मुंह मेरे से दूसरी तरफ था और झोंपड़ी के अंदर जो लालटेन जल रहा था उसके अंदर हल्का हल्का नजर आ रहा था। उस शख्स का मुंह दूसरी जानिब था। जैसे ही मेरी नज़र नीचे गई तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई और मेरा सांस वहीं का वहीं अटका रह गया। मैंने देखा कि वो जो भी शख्स था उसके सामने नीचे भी एक शख्स बिल्कुल मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था, खून में लथपथ, और वो उसके पेट के अंदर हाथ डालकर जो कुछ उसके हाथ में आ रहा था उसको पागलों की तरह खा रहा था। ये चीज़ देखकर मेरी जान निकलते निकलते बची। मेरा दिल इतने ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था कि वो जो भी चीज़ थी उसकी आहट से ही सुन सकती थी कि कोई पीछे खड़ा है। लेकिन वो जिस पागलों की तरह उस इंसान को खा रहा था, उस वजह से मेरे अंदर आने का और मेरी आहट का उसको पता नहीं चला और वो आराम से उसी इंसान को खाए जा रहा था। मैं बिल्कुल अपनी जगह पर जम चुका था। हिम्मत करता हुआ मैं बिल्कुल आराम आराम से पीछे हटने लगा और फिर जितना ज़ोर से हो सकता था उसी ट्रक की तरफ भागने लगा। जैसे ही उस ट्रक के पास पहुंचा तो मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल चुका था और मेरा दिल भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा था। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी उस जंगल में से वही चीज़ मेरे पीछे आएगी और जैसे उस इंसान को खा रही थी मुझे भी खा जाएगी। वो यकीनन वही ड्राइवर था जिसने मुझे लिफ्ट दी थी और जो शख्स उसके साथ बैठा हुआ था उसका उसने ये हशर कर दिया था। मैं जल्दी से ट्रक के अंदर गया
और दोनों दरवाज़ों को अच्छे से लॉक कर लिया। उस ट्रक के शीशे ऐसे थे कि अंदर से तो बाहर सब कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन बाहर से देखने पर अंदर कुछ मालूम नहीं होता। अब मैं बिल्कुल किसी चूहे की तरह, जो कि किसी बिल्ली से डर कर दुबक कर किसी कोने में बैठा हुआ, ऐसे ही उस सीट पर बैठा हुआ था। साथ वाली पूरी सीट खून से भरी हुई थी और मैंने उसके दोनों डोर्स को लॉक करके ये समझा हुआ था कि मैं इसके अंदर महफूज बैठा हूँ। अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा था कि उस झोंपड़ी की तरफ से कोई शख्स इस तरफ को आ रहा है। बस अब मैं समझ चुका था कि मेरी मौत आ चुकी है और वो चीज़ मुझे नहीं छोड़ेगी। जैसे ही वो चीज़ मेरे ज़्यादा करीब आने लगी तो मैंने उसको ट्रक के बैक मिरर में देखा कि वो चीज़ ट्रक की बैक साइड पर जा रही है। देखने से यही लग रहा था कि उसको पता है कि मैं पीछे बैठा हुआ हूँ और वो मेरे लिए ही जा रहा है। मतलब क्या वो मेरा शिकार करने की गर्ज से वहाँ जा रहा है। बेशक मुझे गाड़ी चलाना आती थी और मैंने मिनी वैन भी कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ चलाई थी, लेकिन मुझे ट्रक चलाने का इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन वो रोड तो भी बिल्कुल सीधा ही था और मुझे गाड़ी चलाने की बेसिक नॉलेज तो थी ही। तो मैंने अल्लाह का नाम लिया, आयतुल कुर्सी पढ़ी और ट्रक को स्टार्ट करके पहला गियर डाला और अल्लाह का नाम लेकर जितनी तेज़ी से हो सकता था ट्रक को भगाने लगा। बैक मिरर्स में मैंने देखा कि वो चीज़ वहीं खड़ी हुई थी और जैसे ही उसने देखा कि ट्रक चलने लगा है तो वो ट्रक की तरफ भागने लगी। बैक मिरर में उसका चेहरा नज़र आ रहा था, जो कि इतना वाज़िया तो नहीं था, लेकिन इतना साफ पता चल रहा था कि वो चेहरा बिल्कुल स्याह काला चेहरा है और वो इंसानों के हुलिये में था। मतलब कि उसने इंसानों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो इंसान कतन नहीं था। मैंने उससे अपना ध्यान हटाया और जितनी तेज़ी से हो सकता था ट्रक को भगाने लगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसी तरीके सीधा ट्रक चलाता गया। बेशक मैं घबराया हुआ था और ट्रक पे सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए रोड पर कभी ट्रक इस तरफ जाता था कभी उस तरफ। लेकिन मैं उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका था कि मैं साइड मिरर में ही देख रहा था और ट्रक की स्पीड को थोड़ा आहिस्ता किया। जैसे ही साइड मिरर में मैं देखने लगा तो मुझे पता नहीं चला कैसे ट्रक मेरे से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और मैं उसी साथ वाले जंगल के दरख्तों के अंदर जाकर लगा। मतलब कि मेरा ट्रक किसी दरख्त के साथ जाकर टकराया। उसके बाद मुझे होश नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं बेहोश हो चुका था। और जब मुझे होश आया तो मैं एक हॉस्पिटल में मौजूद था, जो कि ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही था, और वहाँ पर मेरी मेडिकेशन हो रही थी। मुझे ड्रिप वगैरह लगी हुई थी। मुझसे पूछा गया कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो मैंने उनको बताया कि मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ और बिल्कुल अपने होश व फास में। और आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को मैं कहाँ से मिला? तो उन्होंने कहा कि तुम सड़क के बीचों बीच गिरे पड़े थे और तुम्हारे माथे से खून निकल रहा था कि कोई शख्स वहाँ से गुजर रहा था, उसने तुम्हें इस हालत में देखा तो वो तुम्हें इस हॉस्पिटल तक लेकर आया एम्बुलेंस की मदद से। तुम्हें होश भी नहीं आ रहा था। तो मैंने उनसे पूछा क्या वहाँ पर कोई ट्रक वगैरह भी मौजूद था जो कि दरख्तों के अंदर लगा हुआ था और काफ़ी डैमेज था? उन्होंने कहा कि वहाँ पर तो कोई ऐसा ट्रक नहीं था कि जिसको देख कर लगे इसका एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि वहाँ पर कोई ट्रक मौजूद ही नहीं था। तुम किस ट्रक की बात कर रहे हो? तो बस फिर मैंने उनकी इस बात के जवाब में कहा हाँ बस कोई ट्रक नहीं, वैसे ही कह रहा था। तो आगे से वो कहने लगे कि हमें लगता है तुम्हारे दिमागी हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, अब मैं स्टेबल हूँ। बस आप लोग मेरे घर वालों से कांटेक्ट करें ताकि वो मुझे आकर ले जाए। मेरे घर वालों को ये सारी बात बताई गई और मेरे घर वाले हॉस्पिटल आकर मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने भी मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम सड़क के बीचों बीच ऐसे किस तरह पड़े हुए थे। मैंने उनको भी कोई बात नहीं बताई कि वो परेशान ना हो, और अगर उनको बताऊं तो कहीं मेरा ही मजाक ना उड़ाने लगे। इसीलिए मैंने इस बात को आज तक अपने दिल में छुपा कर रखा है और किसी को भी नहीं बताई।
अक्सर उस सड़क से गुजरता हूँ तो आज भी देखता हूँ वहाँ पर कोई झोंपड़ी मौजूद नहीं है। और वहाँ से गुजरते हुए एक दफ़ा को फिर मेरा दिल लर्ज़ उठता है और मैं उतना ही डर जाता हूँ जितना उस दिन डरा था। ये पहली दफ़ा है कि मैं अपना ये वाक़या और स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और ये स्टोरी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये स्टोरी नहीं एक रियल वाक़या है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको किस टाइप की स्टोरीज़ चाहिए और मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।